गुड मॉर्निंग जनाब, मैं हूँ इकरा हारिस। थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा मुझे आंखों में समा के देखना, बिकॉज़ आपको पता है अर्मिला ये शो करती है लेकिन कुछ दिनों की छुट्टियों पर मौजूद हैं और तब तक आप का साथ, मेरा साथ सुबह रहेगा। और आपको जनाब खुशामदीद कहते हैं हंसती मुस्कुराती सुबह के साथ, और हर सुबह कोई ना कोई पैगाम भी लेकर आती है। और आज की सुबह जनाब ये पैगाम लेकर आई है कि स्मोग कदरे कम हो गई है और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जहाँ पर स्कूल्स बंद किए गए थे वहाँ पर खोल दिए गए हैं, जिनमें लाहौर भी है, गुजरावाला भी है, मुल्तान भी है। और मैं देख रही थी कि मुझे आज फील हो रहा था कि चूँकि स्कूल खुल गए हैं, लेकिन आज मुझे लग रहा था शायद थोड़ी सी स्मोक में फिर से इजाफा हुआ है। लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको बेहतर बता पाएगा इधर उसमें इजाफा हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि द किड्स आर बैक टू देयर रूटीन, और बड़ा मुश्किल हो जाता है वालिदैन के लिए, ज़ाहिर बात है जब बच्चे सारा दिन घर पे हों तो उनको भी देखना और अपने काम को भी देखना। और भी मुश्किल तब हो जाता है जनाब जब मुल्की सियासत के अंदर ऐसी गर्मा गर्मी हो जहां पर आपको नहीं पता होता कि कहीं एहतजाज की कॉल दे दी जाए, कहीं ना दे दी जाए। इससे पहले कि हम बढ़ें अपने हालात हाजरा की जानिब और देखें कि हमारे मुल्क में क्या कुछ हो रहा है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी मौला अली का एक कॉल है कि अक्लमंद वो है जो अंजाम सोच कर काम करे। अब सोचिए ये कितना रेलेवेंट कॉल है, क्योंकि अक्सर हम में से कितने लोग अंजाम सोचकर कोई ना कोई काम करते हैं, या हम में से कितने लोग ये सोचते हैं कि अगर ऐसा होगा तो इसका ये रिजल्ट मिलेगा। मुझे लगता है हमारी मुल्क की ऑपोजिशन पार्टीज़ इस कॉल पे अमल नहीं करती, वरना हर कोई इंडिविजुअली करता तो है, रिजल्ट्स को सोचता तो है कि मैं अगर ये स्टेप उठाऊंगा तो उसका क्या रिजल्ट होगा। तो 24 नवंबर को जनाब जो धरना और एहतजाज की कॉल पीटीआई दे रही है, इसका अंजाम क्या होगा, ये सोच रही है या नहीं सोच रही, इसको हम देखेंगे। तो मुल्की सियासत की बात की जाए तो एक तरफ तो पीटीआई की जानिब से इस्लामाबाद में एहतजाज की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है और दावा किया जा रहा है कि अब तक जनाब 10,000 कारकुन वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के इलाकों में पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ हुकूमत भी पीछे हटने वाली नहीं है और उन्होंने भी पीटीआई के एहतजाज और मुमकिना धरने से निपटने के लिए तैयारियां अपनी शुरू कर दी हैं। और इस्लामाबाद पुलिस ने 22 नवंबर से रेंजर्स और एफसी के 9,000 एहलकार मांग लिए हैं, जबकि पुलिस हुकाम की जानिब से एंटी राइट किट्स भी तलब कर ली गई हैं, जबकि इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई है। अच्छा, इन तमाम तर सूरत हाल में अगर अब देखें तो हमारी जो मईशत है, हुकूमत के दावे ये हैं कि जनाब वो सही सिमत की जानिब गामजन है, इशारे कुछ और बताते हैं और अवाम की हालत तो बिल्कुल ही कुछ और बताती है। इस पर भी आज हम बात करेंगे। और साथ ही साथ जनाब जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो रिफ्ट है वो लग रहा है कि कदरे सीरियस हो चुकी है और हाला आली सतह तक इसकी जो गूंज है वो सुनाई दे रही है, और इसकी कंफर्मेशन खुद गवर्नर पंजाब ने भी दी है। तो इन तमाम तर सूरत हाल पर जनाब बात करेंगे। आज सुबह गुड मॉर्निंग पब्लिक में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उन्हें आप सुनते भी रहते हैं, देखते भी रहते हैं, पीजे मीर साहब। गुड मॉर्निंग सर एंड वेलकम टू द शो। तो सर सुबह पीटीआई के एहतजाज और कॉल की तैयारियां, वैसे तो मुझे अजीब सा ये दावा लगता है कि 10,000 कारकुन उनके पहुंच चुके हैं। आपको लगता है पिछले जितने भी उन्होंने ट्रेलर्स हमें एहतजाज के दिखाए हैं उसके बाद एक बड़ा नंबर गैदर पीटीआई कर पाएगी? देखिए, नंबर्स की बात नहीं है। आप एक सवाल ले आए सरकार ने, एट द एंड प्रोटेस्ट द प्रोटेस्ट, अपने अभी भी वो कई व्हाइट हाउस के बाहर खड़े होते हैं, 4 आदमी खड़े होते हैं प्रोटेस्ट पर, उसकी दुनिया न्यूज दे रही है। हमने यहाँ हम दिखाते हैं यहाँ पार शो जी हमारे पास बहुत बात है, ये सारी पार्टीज करती हैं। बाय द वे, ये पीटीआई को अपना सिंगल आउट करे, एवरी पार्टी डज इट। उसके जो लीडर्स होते हैं सारे पार्टी पे यही लगाते हैं कि जी हमारी ये शो है। एट द एंड ऑफ द डे आपने देखना है कि रिप्रेजेंटेशन जो है पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि जिसकी रिप्रेजेंटेशन होती है उसका एक पार शो होता है, बिल्कुल होता है, और वो कहाँ होता है? पार्लियामेंट में होता है। रोड्स के ऊपर आना मेरी नजर में एक लास्ट रिजॉर्ट होता है, और वो दुनिया को दिखाया जाता है कि देखें हमारे साथ ज्यादती हो रही है और प्लीज आप हमारी कुछ मदद करें, जो कि हम करते हैं बाहर के मुल्क। अब उनको एक इंप्रेशन डाला जाता है। अब 24 को आपने कहा है कि क्या होगा, 24 को आपकी जो 126 या जितनी भी एम्बेसीज हैं वो पाकिस्तान के अंदर वो अपने डिस्पैचेस के अंदर भेजेंगी, जी इतने लोग आए, इतना ये हुआ, गवर्नमेंट ने ये वो किया, उनकी डिस्पैचेस रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग वो चली जाती हैं। अब सवाल उठता है कि क्या इस 24th के जो प्रेजेंटेशन है या पार शो है, इसमें आर वी गोइंग टू अचीव एनीथिंग? आई डोंट नो। इसमें आप क्या करेंगे? अब इसके 2 सवाल उठते हैं। एक, क्या आपने गवर्नमेंट को टॉपल कर देना? क्या बिल्कुल गवर्नमेंट भाग जाएगी? ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये एक रिपब्लिक है, ठीक है, हमारी बड़ी
प्रॉब्लम्स हैं, हर जगह प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, लेकिन हमने इन इश्यूज को एकेडमिकली इसको ठीक करना है। हमने ये कन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड वेदर फ्रॉम द गवर्नमेंट और फ्रॉम द ऑपोजिशन, दैट इज अनएक्सेप्टेबल। ये नेगोशिएशन आज अच्छी चीज लगी, ख्वाजा आसिफ ने बात की है, भाई वी रेडी, उन्होंने इमरान खान को अपलॉड किया कि भाई आए हमसे बात करें, बिल्कुल करें। और इमरान ने भी आगे कहा है कि उनका 3 पॉइंट एजेंडा है, 3 पॉइंट एजेंडे पे आप उनके बात करें। उन्होंने ये भी कहा बेसिकली कि जो कुछ 16 विटनेसेस हैं अल कादिर ट्रस्ट के अंदर, उनको लेके आए। अब बात आती है अल कादिर ट्रस्ट में अहमद नवाज सुहेरा एक्स क्रिकेटर भी रहे हैं वो, और साथ उनका एक रोल भी रहा है। तो आई थिंक ये चीजें अगर हो जाती हैं तो इसमें हर्ज क्या है? क्या हमने एक विंडिक्टिव अप्रोच लेके चलना है या एक ऐसी अप्रोच कि जिसके अंदर मुफाहमत हो? तो ताली बजती है दोनों हाथ से। पीजे मीर साहब, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है और अवाम भी बड़े क्लियर इसके ऊपर होंगे कि जो 3 पॉइंट एजेंडा है कि जनाब मैंडेट तस्लीम करें, तरमीम को वापस लें, और एक और पॉइंट है सर दीज कंडीशंस आर नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द गवर्नमेंट एट एनी कॉस्ट। अगर वो तरमीम वापस ही लेनी होती तो वो लाते ही ना और इतनी जदोजहद ही ना करते। आपको लगता है इस 3 पॉइंट एजेंडे पर इत्तेफाक हो सकता है? इकरा, अगर तो हम डेमोक्रेसी कहते हैं, यू नो, इट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। हमने पीपल को आगे एम्फेसिस करना है, पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं एम्फेसिस करना। याद रखना, अगर तो हमने डेमोक्रेसी चलानी है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी असेंबली तो पूरी है नहीं है। आपकी जब असेंबली पूरी नहीं है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी in a debate, in a political debate, कि भाई वो कहते हैं हमारे इतने वो रिलीज कर दो, वो 47, 45 का जो उनका जो इशू है उसको रिजॉल्व कर दो, जो उनके मेंबर्स हैं उनको वापस लेके आओ। दैट इज देयर प्रिंसिपल स्टैंड। अब इनका जो प्रिंसिपल स्टैंड है और दूसरी साइड से आप तरमीमें बना लेते हैं, इज दैट द राइट डेमोक्रेसी? क्वेश्चन है। A student of politics, no matter from the government or the opposition, वो जरूर सोचेगा कि is this what democracy is? कि मेरे लिए, ये पीटीआई वालों ने भी पहले किया है, आपने देखा नहीं किस तरह इन्होंने तरमीमें पास कर दी थी, धड़ाधड़ तरमीमें पास कर रहे थे, ऑपोजिशन को इन्होंने इनफोल्ड नहीं लिया, आज इन्होंने भी कर दिया। वो डेमोक्रेसी होती है, ऑपोजिशन एंड द गवर्नमेंट बोथ वर्क टुगेदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अगर आप ये नहीं करोगे तो अपने अपने वो फायदे के लिए आप कर लोगे, इट डजंट मैटर, बिकॉज वो कहानी है कि वो कहावत है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। क्या हमने इसी टर्मोइल के अंदर, पॉलिटिकल टर्मोइल में रहना है, या एक दूसरे से, जो आज ख्वाजा आसिफ ने जो बात की है, आई थिंक दैट्स अ गुड स्टेप। आई थिंक पीटीआई वालों को भी आना चाहिए आगे, इनको भी आना चाहिए एंड सिट डाउन। मैं तो कहता हूं अभी भी आप बात कर लो, एग्री टू व्हाट इट इज। ये गवर्नमेंट इतना जबरदस्त काम नहीं कर रही, बट कर रही है। ये नहीं है कि स्टैंड स्टिल है। पीपल्स पार्टी जो जमहूरियत की अमल बरदार भी है, और पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान तरमीम के मामले के बाद ही कुछ रिफ्ट है, और बिलावल भी कुछ नाराजगी का इजहार पहले भी कर चुके हैं, अब भी है। इनके दरमियान क्या चल रहा है? आपके सोर्सेस कुछ बता रहे हैं? एक याद रखें आप चीज, इकरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये कभी भी, अंडरलाइन कर लें मेरा लफ्ज, कभी भी एक पेज पे नहीं आ सकते और नहीं आएंगे। आपने इनकी कोलेशन देख ली। मैं तो नवाज शरीफ के साथ वापस आया था, जिस दिन हम रात को लंदन से चले तो सुबह हम पहुंचे, तो ही टोल्ड मी इन द प्लेन कि मैं गवर्नमेंट से जा रहा हूं। एंड ऑफ कोर्स वहां जो मीटिंग्स हुई थी, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। तो यही चीज है। एंड ही वेंट इन द मॉर्निंग, ही लेफ्ट द गवर्नमेंट कोलेशन। ऑपोजिशन में इकट्ठे क्यों हुए हैं? इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि उनको एक अल्फा मिल गया। वो अल्फा इन सबको तंग कर रहा है। अब अल्फा को जो तंग कर रहा है, ये इकट्ठे हो गए सारे। अब ये जो इकट्ठे हुए हैं, ये एक कन्वीनियंस के तहत है, पॉलिटिकल कन्वीनियंस के तहत। कोई ऐसा कोई प्यार श्यार कोई नहीं है, बिल्कुल कोई प्यार नहीं है। अब यहां जो आती है चीज, पीपल्स पार्टी का एक अपना नजरिया, दैट शुड बी रिस्पेक्टेड। नून का अपना नजरिया, दैट शुड बी रिस्पेक्टेड। ये लेकिन वो कहते हैं ना, ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट, the twain shall never meet. They will not. They will meet only on convenience, but not politically for the national sector. आखिर किस पॉइंट के ऊपर रिफ्ट ज्यादा हो रहा है? ऐसी एक तो ये बात है ना कि पीपल्स पार्टी खुल के बताती भी नहीं है कि जनाब कौन से वादे तरमीम के दौरान उनके साथ किए गए थे। ना हुकूमत बोलती है ना वो बोलती है। सो हम उसको फिर क्या फोर्स ही करें कि एक्चुअली व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कंटेंशन बिटवीन देम? The point of contention is कि कई वादे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले किए थे, बड़ा जबरदस्त नारा था, रोटी कपड़ा और मकान।
दैट वाजंट इम्प्लीमेंटेड। जब गवर्नमेंट चली गई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो नहीं हुई। फिर उसके बाद वो उन्होंने कई प्लान्स बनाए, बेनजीर इनकम सपोर्ट उन्होंने किया। दूसरी गवर्नमेंट आती है, वो उसको तोड़ के कोई और नाम दे देती है। हर बंदा अपनी क्रेडिट लेने की है, कंटिन्यूटी कोई नहीं है इसके अंदर। और ये जो चीजें होती हैं दे बिकम irksome, दे बिकम आपने नारे सुन लिए, आपने शहबाज शरीफ के नारे सुन लिए रीगल पे, आपने आसिफ अली जरदारी के नारे सुन लिए, ईंट से ईंट बजा देंगे, हम पेट फाड़ देंगे। ये गिमिक्री जो होती है, ये पॉलिटिकल गिमिक्री अगर इतनी सख्त होती तो क्या ये आज वैसे भी इवन आर्टिफिशियली और सुपरफिशियली क्या ये बैठते साथ? बिल्कुल नहीं बैठते। ये पॉलिटिकल, ये लोगों को पागल करने वाली बात होती है। अब आप ना करें। अगर नवाज शरीफ का ये शहबाज का पीपल्स पार्टी से इख्तिलाफ है, वाइस वर्सा, आप ऐसी बात करें कि आगे कहीं ना कहीं आपने इकट्ठे चलना है, इंक्लूडिंग पीटीआई। आप ये तीनों पार्टीज हैं, मेजर पार्टीज हैं, तो आप ऐसी जबान ना इस्तेमाल करें जिसमें आप और मैं बैठ के हम यहाँ डिस्कस करें। आप एक सवाल करेंगी और मैं एक जवाब दे दूंगा, कईयों को पसंद आएगा, कईयों को नहीं पसंद आएगा, और उसमें क्या होगा, हम अवाम को तोड़ देंगे। हमने अवाम को जोड़ना है, और जोड़ना किस लिए कि जब आपके जो लीडर्स हैं, ये लीडर्स एक संजीदा बात करें, एक रिस्पेक्ट की बात करें। असेंबली का हाल आपने देख लिया, क्या हाल है असेंबली का, किस बदतमीजी से एक दूसरे को एड्रेस किया जाता है। क्या ये डेमोक्रेसी है हमारे लिए? नहीं, क्योंकि आगे नई जनरेशन आएगी, वो इन हाउसेस के अंदर यही इस तरीके से बात करेगी। हमने नए पार्लियामेंटेरियंस को सिखाना है। सर, आप फोर्सी क्या कर रहे हैं? 24 नवंबर को जलसा एहतजाज होगा, इतनी कैपेसिटी उस वाक़े के बाद 11-9 मई के बाद इतनी कैपेसिटी और इतना प्रेशर पीटीआई दे सकती है? पीटीआई बिल्कुल दे सकती है। इस पे आप अगर देखो ना, जो आपके जो एनालिसिस बैठे हुए हैं, वो क्यों सेक्शन 144 और ये कंटेनर्स और ये लगा रहे हैं? क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज दे एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ पीपल टू टर्न आउट, इसीलिए लगा रहे हैं ना, और तो कोई वजह नहीं है। अगर इनको पता है कि लोग नहीं निकलेंगे तो फिर आपको ऐसी जरूरत करने की जरूरत क्या है? आई मीन लुक एट इट प्रैक्टिकली, ऑब्जेक्टिवली, तो वो करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ क्या करने की बात है यार, अगर वो एक एहतराम और डिसिप्लिन और लॉफुल करते हैं, व्हाट्स रॉन्ग इन इट? दिस इज डेमोक्रेसी। लेकिन अगर वो आ जाते हैं बदतमीजी पे, और इसके अंदर एक और चीज आती है कि इसके अंदर कई शरपसंद अनासर भी आ जाते हैं, जो कि थर्ड पार्टी वो इसका फायदा उठाती है, वो डिसरप्शन कर देती है। हमें क्या पता कि बीच में कोई एक बंदा आके फायरिंग कर जाए या कुछ कर जाए, तो फिर गवर्नमेंट कहेगी हमने तो ये सही कहा था ना। सो ये काफी एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, एंड ये रिमेन्स टू बी सीन, बट आई स्टिल होप, अल्लाह करे कि 24 से पहले ये लोग सारे बैठ जाएं। यार क्या डिमांड है, कोई बड़ी डिमांड नहीं है। आप 20वीं ये जो तरमीम है 26वीं, आप इसको दोबारा लेके आ सकते हो पार्लियामेंट के अंदर, प्रोवाइजो द पार्लियामेंट इज कंप्लीट। बिल्कुल, द पॉइंट इज कि किसी न किसी पॉइंट के ऊपर किसी ना किसी को तो जारी बात है पीछे हटना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम फोर्सी कर सकेंगे कि एक्चुअली हालात बेहतर हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब फॉर प्रोफाउंड एनालिसिस। और उम्मीद जनाब यही करनी चाहिए कि जहाँ पर हमारे मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल है, और जहाँ पर हमारे जवान लड़ रहे हैं और शर पसंदों से मुल्क को पाक करने की कोशिश कर रहे हैं, और बलूचिस्तान में भी अब फौजी ऑपरेशन की मंजूरी दे दी गई है, बाकी मुल्क में सुकून की फ़िज़ा होनी चाहिए, और इस तरह के स्टेक्स हमें अवॉइड करने चाहिए जहाँ पर हम मुल्क को सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ करने की हालत में डालें। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, और ब्रेक के बाद कुछ मज़ीद इश्यूज़ पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब, आपको एक मरतबा फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। गुड मॉर्निंग पब्लिक में हमारी तारीख़ और हमारे शहरों का ताल्लुक़ बहुत गहरा है, और आज भी हम अपने मुख्तलिफ शहरों में जब कोई कदीम इमारत या कोई खूबसूरत आर्किटेक्चर का नमूना देखते हैं तो वो एकदम हमें माजी के दरीचों में ले जाता है, और हम सोचते हैं कि उस ज़माने में शायद इतनी अफरा तफरी नहीं होगी और बहुत ही सुकून होगा। और ये मास्टर पीसेस आज भी हमारे मुल्क के कई कोनों में मौजूद हैं। लाहौर है, मुल्तान है, और भी बहुत शहर हैं। और मैं जो आज आपको दिखाने जा रही हूँ वो है जनाब क़याम पाकिस्तान से कबल बनने वाला कदीम और तारीख़ी रेलवे स्टेशन। 1855 में ये बना, और इसको 169 बरस हो गए हैं। यकीन जानिए, वेरी क्वाइट टाइम, मतलब एक
काफ़ी लंबा अरसा और 169 साल होने के बावजूद ये रेलवे स्टेशन अगर मौजूद है तो ये तो अपने आप में एक आर्किटेक्चरल पीस है। कुछ हमारी थोड़ी सी कोताहियाँ भी हैं कि हमारे ये जो मास्टर पीसेस हमारे मुख्तलिफ शहरों में मौजूद होते हैं, हम इन्हें उस तरह प्रिजर्व नहीं कर पाते, हम उन्हें उस तरीके से रख नहीं पाते अपनी आइंदा आने वाली जनरेशन्स के लिए। लेकिन जनाब हम आपको लिए चलते हैं सिटी रेलवे स्टेशन कराची, जो कि अब दूसरा बड़ा रेलवे स्टेशन है। आप इसको देखिए और एंजॉय कीजिए इसकी खूबसूरती को भी, और थोड़ा सा हम इसकी तारीख पर भी नजर डालते हैं। आज जिस स्टेशन की तारीख के बारे में आपको बताने वाली हूँ वो पाकिस्तान का कदीमी स्टेशन सिटी स्टेशन है। ये आई चंडीगढ़ रोड पर वाक़ है और इस स्टेशन को तामीर हुए 169 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इस स्टेशन की तामीर का काम 1855 में मुकम्मल किया गया था। ये कदीमी तारीखी स्टेशन वक्त बदलने के साथ साथ कितनी जिद्दत में तब्दील हुआ है, आइए माजी के साथ आज के इस सिटी स्टेशन का मवाजना करते हैं, जिसे पाकिस्तान का कदीमी तारीखी स्टेशन होने का एजाज़ हासिल है। 4 प्लेटफॉर्म्स पर मुश्तमिल कराची का ये दूसरा बड़ा रेलवे स्टेशन है जो जिद्दत इख्तियार करने के बजाय खस्ता हाली का शिकार है। यहाँ पर सहूलियात का फुकदान है, ना बैठने का इंतज़ाम, ना पंखे, ना वॉशरूम जैसी सहूलियात। ये वही स्टेशन है जहाँ 90 की दहाई में मुसाफिरों का रश हुआ करता था, मगर आज वीरानी के डेरे हैं। कदीम स्टेशन जो जिसकी पहचान है कराची शहर, उसकी हालत बड़ी ख़राब है। ट्रेनें बराए नाम रह गई हैं। इसको तनज़्ज़ुली का शिकार करने में जहाँ हुकूमतों को ज़िम्मेदार है, वहाँ रेलवे इंतज़ामिया ज़िम्मेदार है। बर्र सग़ीर के जो अंग्रेज़ आए, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने पूरे बर्र सग़ीर में रेलवे लाइनें बिछा दी। 350 पैसेंजर ट्रेनें थी और रेलवे की अपनी मुगलपुरा वर्कशॉपें थी, वहाँ 40,000 मुलाजमीन काम करते थे और ओपन लाइन में 1,30,000 मुलाजमीन। कोई जिद्दत नहीं आई। पहले अच्छा था, अंग्रेज़ों के दौर में सीमेंटेड था। प्लेटफॉर्म की हालत आप देख रहे हैं, गाड़ियाँ बेशुमार चलती थी। शेरशाह से लेके केमाड़ी के लोग और यहाँ से मंसूर के लोग आते थे और कई ट्रेनें चलती थी। ना वॉशरूम है, ना पानी है, जो कूलर लगे थे वो भी गायब हो गए, बेंचें ख़त्म हो गई। सड़क प्लेटफॉर्म की हालत ये आपने देख ली, ये नकारा पड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि रेलवे को आगे बढ़ना चाहिए और ये कदीम स्टेशन है कराची सिटी का, जहाँ सारे शहर के लोग आते थे, ट्रेनें चलती थी। इसका बुरा हाल है, इसकी हम मजम्मत करते हैं। कराची की आबादी में इजाफा हुआ तो पाकिस्तान रेलवे की जानिब से ट्रेनों की तादाद में भी इजाफा कर दिया गया और अब कराची सिटी पर ट्रेनें खड़ी करने की गुंजाइश ना रही तो बेशतर ट्रेनों को कैंट स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। अब इस वक्त 4 मुसाफिर ट्रेनें जो है वो कराची सिटी स्टेशन से अंदरूने शहरों को रवाना की जाती है, जिसमें एक लोकल ट्रेन भी शामिल है और 2 कार्गो ट्रेनें जो हैं वो अंदरूने मुल्क को सफ़र करती हैं। कराची से लेकर कोटरी तक 174 किलोमीटर तवील रेलवे पटरी नस्ब की गई थी। ये प्रोजेक्ट 1858 में पाया तकमील को पहुंचा था। ये प्रोजेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी और सिंध रेलवे कंपनी में एक मुआहदे के तहत नस्ब किया गया था। पाकिस्तान रेलवे का कदीम और तारीखी स्टेशन सिटी स्टेशन, जिसने स्टीम इंजनों से लेकर जदीद इंजनों तक का सफ़र तय किया है, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी तारीखी हैसियत को खोता जा रहा है। कैमरामैन अब्दुल्ला बदर के साथ इकरा अवान, पब्लिक न्यूज़, कराची। वेलकम बैक जनाब, आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। तो सबसे पहले तो नहीं, अब तो ब्रेक के बाद ही हम आपसे मिल रहे हैं। मईशत की तरफ नज़र डालेंगे बिकॉज़ बहुत ही मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं जनाब, क्योंकि जब IMF का वफ़द पाकिस्तान नहीं आया था तो बहुत स्ट्रांगली ये तासुर पाया जा रहा था कि अब एक मिनी बजट आएगा और टैक्सेस लादे जाएंगे, क्योंकि FPR का जो हदफ है हम वो टारगेट तो बहुत बड़ा रख देते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं किया जाता। लेकिन वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि जनाब कोई मिनी बजट नहीं आ रहा और टैक्स वसूली का हदफ माली साल की बकिया मुद्दत में एडजस्ट कर दिया जाएगा, पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन जो इदारे शुमारियात की अदाद शुमार आते हैं उसके मुताबिक महंगाई की शरह में भी इजाफा हो रहा है और इसमें हालिया हफ्ते में 0.55% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है।
मैं हमेशा से ये सोचती हूँ कि दावे और उसके बाद आपके फिगर्स और उसके बाद जो आवाम की एक्चुअल सूरत हाल है वो हमेशा मुख्तलिफ ही रहती है, कभी सेम नहीं रहती। इसकी वजह क्या है और IMF के आने के बाद मिनी बजट आखिर क्यों नहीं आया गया और इतने दावे जो हैं वो अगर सच साबित हो रहे हैं तो क्यों आम आदमी की कंडीशन बेहतर नहीं हो रही, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे माहिर मैशियात हैं ज़फ़र पराचा साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर सवाल मैं आपसे भी यही करूंगी कि होता ये है कि हुकूमत दावे भी बहुत ज़्यादा कर देती है और उसके बाद जिस तरह हम FPR के टारगेट्स हमेशा बहुत ज़्यादा रखते हैं लेकिन कभी भी पूरे नहीं हम कर पाते, और मिनी बजट आया नहीं, IMF मुतमईन हो गया, बल्कि ख़ुद भी हैरान है कि अकॉर्डिंग टू द वज़ीर ख़जाना कि जनाब मईशत इतनी जल्दी संभल कैसे गई। हक़ाइक़ सर आपको क्या नज़र आते हैं, अगर अब आपको थोड़ा सा आप ब्रीफ करें कि वाकई हम एक सही समत की जानिब गामज़न है? प्रोग्राम में मदू करने का जी। बात यह है कि जो हमारी जो तरक्की की तरफ जो हम जा रहे हैं या जो हमारा सफर है, माशी सफर, वो मैं समझता हूँ बेहतर शेप में जा रहा है। और इसका सिलसिला जब शुरू हुआ, जब केयर टेकर गवर्नमेंट आई और आर्मी चीफ और उनकी टीम ने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए ना चाहने के बावजूद, क्योंकि वो उनका काम नहीं है, उनके पास और बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं पाकिस्तान की जोग्राफियाई सूरत हाल की वजह से, इंटरनल और जो एक्सटर्नल। लेकिन ये जब अब जो नई हुकूमत आई उसने भी उसकी पॉलिसीज का तसलसल बरकरार रखा और अब उसके सम्राट हमको आ रहे हैं। अगर हम ये देखें, जो सबसे अहम चीज़ है, हम तो कि इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री है, हमारे यहाँ डॉलर 335 का था ओपन मार्केट में और इंटरबैंक के अंदर 315 का था और ग्रे मार्केट में 350 का था और 500 रुपए की भर्ती हो रही थी और खुदा ना करे पाकिस्तान को। तो आपने ये देखा कि उसको जो आर्मी चीफ ने उनको कंट्रोल किया और स्मगलिंग को कंट्रोल किया, फ्लाइट ऑफ कैपिटल, और स्मगलिंग सिर्फ डॉलर्स की नहीं, हर तरह की। और फिर हमने ये देखा कि इस वक्त डॉलर 278 पे है, होना तो इसको 260 पे चाहिए, लेकिन क्योंकि एक्सपोर्टर्स का बहुत दबाव है कि अगर आपने कम करा तो हमारी एक्सपोर्ट गिर जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्टर जब 100 रुपए का डॉलर था, इतनी एक्सपोर्ट की अभी भी इतनी, उनकी कारकर्दगी कोई इतनी अच्छी नहीं। इसके मुकाबले में तो आपके ओवरसीज पाकिस्तानी है और जो एक्सचेंज कंपनीज हैं उनका रोल बड़ा अहम है और वो बगैर इंसेंटिव और रिबेट के एक्सपोर्ट से कहीं ऊपर जा चुके हैं। और मजीद जो बात है, जो आपने IMF की बात की, वो वाकई मुतमईन होके गए। उनके आने से पहले ऐसा लगता था कि खुदा ना करे ये हमारा प्रोग्राम नहीं करे। तो इसका क्रेडिट जो है आर्मी चीफ को, वजीर खजाना साहब जो उनकी अंडर गाइडलाइन काम कर रहे हैं, वजीर वगैरह सबको भी जाता है बाद में। और आप ये देखिए हमारा ट्रेड डेफिसिट कम होना, हमारा जो इन्फ्लेशन का रेट था वो काफ़ी कम हुआ, फिर हमारा स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त दुनिया में बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज में शुमार होता है। अच्छा, ये सिर्फ ये नहीं कि जी हमारी इकनॉमी ठीक हुई है, तो मैंने आपसे कहा ना एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो हमारे यहाँ माफियाज थे, मैनिपुलेटर्स थे, स्पेकुलेटर्स थे, उनको भी कंट्रोल किया गया, उनको भी एड्रेस किया गया एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट हो, चाहे वो गंदम, चावल, चीनी, कुछ भी हो, ज़ाहिरा दूधी हो, हर चीज़ को, गोल्ड मार्केट को, स्टॉक के जो ब्रोकर्स हैं जो मैनिपुलेशन करते थे उनको एड्रेस किया गया। तो ये चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स इसके अंदर ज़्यादा काम आए हैं। अब आपने बात की मिनी बजट और महंगाई की, तो बात यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं है महंगाई कम हुई है, लेकिन उसके असरात आम आदमी तक नहीं पहुंचे, जो एक बड़ी खतरनाक बात। उसके अंदर जो ज्यादा मैं मशहूर बात हूँ वो जो उनके रेगुलेटर्स हैं और जो उनके इदारे हैं उनका कसूर है कि वो उन प्राइजेस को कंट्रोल नहीं करते और वो उन माफियाज के साथ मिले हुए हैं और उसके सम्राट अवाम को नहीं जा रहे। तो पिछले दिनों हमने ये देखा कि जो हमारे आर्मी चीफ और टीम ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स किए वो सिर्फ आवाम तक नहीं थे, बल्कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी उनके ऊपर भी पहली दफा केसेस बने
और उनको भी अरेस्ट किया गया ठीक क्योंकि स्मगलर्स माफिया के साथ इन्वॉल्व थे। तो अब इस बात की भी जरूरत है। तो देखिए ना, अब एस्टेब्लिशमेंट का तो ये काम नहीं है ना कि वो प्राइस कंट्रोल करे, फिर लोग शिकायत करेंगे जी कि आर्मी यहाँ पे आ गई, इससे भी नहीं होगा। ये तो लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और जो दूसरे इदारे हैं उनका काम है प्राइजेस को कंट्रोल करना है। अगर पेट्रोल की प्राइस कम हुई है तो जो किराए बढ़ गए थे आज से 2 साल पहले वो वहीं कायम है। इसी तरह जो सब्जी के और दूध के और दीगर अजनास के रेट बढ़ी है फौरी तौर पे, वो कम नहीं हुए। तो अगर हम आवाम तक इसकी समरात नहीं पहुंचाएंगे तो आवाम में बड़ी सख्त बेचैनी है, बल्कि इतनी महंगाई है कि आम आदमी का जिस्म और रूह का रिश्ता हो। तो इसके ऊपर भी काम करने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। लेकिन अगेन मैं वो बात करूंगा कि एस्टेब्लिशमेंट का तो ये काम नहीं है ना, इतनी बड़ी हुकूमत है, लोकल गवर्नमेंट है। और अच्छा सर, ये जो एफबीआर के अंदर वो काली भेड़ें जो एफबीआर के अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होने नहीं देती और हम हमेशा टारगेट सेट कर लेते हैं, इवन कई मूवमेंट्स पे तो मुझे लगा कि वज़ीर आज़म खुद भी बेबस नज़र आए कुछ अर्सा पहले कि मैं उनके बयानात आप देख लें, उन्होंने कहा कि हम जनाब किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे। एफबीआर के अंदर इटसेल्फ आपको कौन से इश्यूज नज़र आते हैं कि दावों के बावजूद हम एक तो टारगेट अचीव नहीं कर पाते, रिफॉर्म्स का हम नारा लगाते हैं वो रिफॉर्म्स नहीं हम कर पाते, आखिर हर्डल है कहाँ पे? देखिए जनाब, आपने बिल्कुल सही कहा कि हर्डल तो मेन जो है ना एफबीआर में, ब्यूरोक्रेसी में है और वो हाथी के दांत इतने बाहर आ चुके हैं कि उनको निकालना खासा मुश्किल नजर आता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मेन इशू तो ये है कि आपने टैक्स रेट बहुत बढ़ा दिया है, टैक्स बेस नहीं बढ़ाया। ठीक है, जब आप टैक्स रेट बढ़ाते हैं और उसके साथ साथ जो आप ऑफिसर को डिस्क्रिशनरी पावर देते हैं, वो बड़ी खतरनाक बात है कि अगर आप देखें कि वही ऑफिसर एक फैसला मगरिब की जानिब कर रहा है और दूसरा फैसला वो मशरिक की जानिब कर रहा है, तो इतना बड़ा तादाद उसमें साफ नजर आता है कि इसके पीछे कुछ हैंकी पेंकी है। और इसी तरह हमारी जुडिशरी में भी है कि एक फैसला हो जाता है, वो फिर 25-30 साल के बाद जाके सुप्रीम कोर्ट से रेक्टिफाई होता है। तो अगर हम उस के ऊपर जजा और सजा का अमल रखें, उस फैसले पे गलत फैसला करने पे, गलत असेसमेंट करने पे, तो वो चीजें भी ठीक होंगी। और इसके साथ साथ अब जमाना है डिजिटलाइजेशन का, सारा आपको जो इंफॉर्मेशन है वन क्लिक पे मिल जाती है। अब अगर हम एफबीआर की बात करें, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, वहां पे अंडर इनवाइसिंग, ओवर इनवाइसिंग आम है। जबकि अब आप प्राइस चेक कर लें कि किसी भी वेबसाइट पे जाके कि भाई इसकी क्या प्राइस होनी चाहिए। जैसे इस वक्त एक्सपोर्टर हैं वो फ्लाइट ऑफ कैपिटल कर रहे हैं से कि अगर चावल है 300 रुपए किलो का और वो यहाँ से पाकिस्तान से बाहर भेज रहे हैं 75 रुपए किलो, बाकी पेमेंट वहीं रुक जाती है। पहले तो अंडर इनवाइस ना इंपोर्ट की, अब एक्सपोर्ट के साथ साथ हमारी ओवर इनवाइस शुरू हो गई है। तो ये जो डिस्क्रिशनरी पावर है, जो एलसी खोल रहा है, वो बैंक वाला भी इसमें इन्वॉल्व है और वो जो कस्टम ऑफिसर है, एफबीआर ऑफिसर है जो उसको क्लियर कर रहा है, वो तो 200% इन्वॉल्व है उसके अंदर। क्योंकि ये आम कॉमन सेंस की बात है कि भाई इस चीज की क्या प्राइस है। नहीं, अब तो गूगल पे आपको हर चीज मिल जाती है, नहीं तो जगह वेबसाइट मौजूद है। तो एफबीआर को अगर हम इस तरह चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे तो वो हुकूमत को और आवाम को ब्लैकमेल करते रहेंगे और कर रहे हैं। कवानीन सादे बनाएं, टैक्स रेट कम करें, ड्यूटीज कम करें, उसका बेस बढ़ाएं। जितना आप ड्यूटी बढ़ाएंगे उतना आपका स्मगलिंग बढ़ेगी, जितने आप टैक्स का रेट बढ़ाएंगे उतनी टैक्स की चोरी बढ़ेगी कनाइवेंस के साथ। जितनी आपने इलेक्ट्रिसिटी महंगी करनी है उतनी इलेक्ट्रिसिटी की चोरी होगी। तो अब वक्त आ गया है कि हमको ये सब चीजें देखनी है। आवाम में शऊर भी है, समझते भी हैं, खास तौर पे जो अब दुनिया जो है एक ग्लोबल विलेज है, आपके ऊपर वन क्लिक पे, आपकी फिंगर टिप के ऊपर सारी मालूमात आपको मिल जाती हैं। तो अब छुपने वाली बात नहीं है। इसी तरह जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके भी रेट पता होने चाहिए पब्लिक को कि किस रेट पे क्या दिया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स बेहतरीन है और जो रेवेन्यूज है हमारे वो बेहतरीन है
दुनिया की 5वीं बड़ी हम आबादी हैं और नौजवानों पर मुश्तमिल है। सिर्फ और सिर्फ मिसमैनेजमेंट है, विल नहीं है और इंटेंशन हमारी खराब है। हम अगर जितना रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं, अगर इससे 10 टाइम भी कर लें तो भी हमारे हालात नहीं सुधरने वाले अगर हमने ये जो लीकेजेस, करप्शन बंद नहीं की। अच्छा तो अब जफर अगर हम साहब, एक जानब तो ये मिसमैनेजमेंट की जो आला मिसाल है वो हमारे वो इदारे हैं जिन्हें हुकूमत निजकारी की तरफ लेके जाना चाहती है। PIA की कोशिश हुई तो किसी ने ऐलान किया उसे एयर पंजाब बनाने का, किसी ने ऐलान किया उसे एयर KP की बनाने का, बट इवेंचुअली वो फेल हो गया मरहला। और अब हुकूमत ने फिर से कहा है कि जनाब 5 साल मंसूबे के तहत हम कुछ इदारे हैं उसको हम रीस्ट्रक्चर तो नहीं करेंगे लेकिन हम उसे निजकारी की जानिब ले जाएंगे। आपको क्या लगता है कि आखिर ये कभी मुहिम निजकारी की पाया तकमील तक पहुंच भी पाएगी? बिकॉज जो हुकूमत आती है वो ये दावा तो करती है बट इवेंचुअली गॉट फेल्ड इन दैट। क्या वजह है कि हम निजकारी तक का अमल बोलियां भी लगवा लेते हैं लेकिन उसे पाया तकमील तक नहीं पहुंचा पाते? देखिए, थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। ये जो निजकारी का अमल है, जो भी पार्टी हुकूमत में होती है वो कहती है हम निजकारी करेंगे, और जब वो अपोजिशन में होती है तो वो कहते हैं हम निजकारी नहीं करेंगे। ये सारे सियासी नारे हैं, एयर पंजाब, एयर KP के, ये भी सियासी नारा है। और बात ये है कि प्राइवेटाइजेशन को बड़ी बात नहीं है। मैंने वो वाली बात कही कि मिसमैनेजमेंट और बैड इंटेंशन। देखिए, PIA की जो हो रही है उसको आप क्लियर और क्रिस्टल करें, कोई भी हो, उसका आप बाकायदा अखबार में इश्तहार दें और उनको ये बताएं कि उसके एसेट्स क्या हैं, लायबिलिटीज क्या हैं। तो ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे प्राइवेट सेक्टर में आपको एयरलाइनें चलती नजर आ रही हैं, बहुत कम वसाइल से, बहुत कम पैसों से और कामयाब हैं। इसी तरह और जो हमारे बिजनेसमैन हैं वो बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। लेकिन अगर क्लैरिटी नहीं होगी, शफाफियत नहीं होगी, तो ये छुप छुपा के हाइड करके चीजें, तो ये बात नहीं बनेगी। आप अपना PIA को करें, स्टील मिल को करें, और लेकिन उनकी सारी चीजें अखबार में शाया करें, ओपन ऑप्शन करें, ओपन उसकी बिडिंग मांगे, उसके साथ साथ उसके तमाम फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स को भी न्यूज़पेपर में, वेबसाइट पे, मीडिया पे दें। ये नहीं कि आप कंसल्टेंट्स को करोड़ों अरबों रुपए दे दें अपने लोगों को नवाजने के लिए। मैं आपके तवज्जुह से, और मैंने आर्मी चीफ को भी ये तजवीज़ दी है कि बेहतर ये होगा कि PIA को और स्टील मिल को फौजी फाउंडेशन को दे दिया जाए। क्यों कि फौजी फाउंडेशन या आर्मी के वेलफेयर के इदारे, जितने भी इदारे चला रहे हैं, वो बहुत अच्छे चला रहे हैं और बेहतरीन प्रॉफिट में है। सर, जो आप सजेशन दे रहे हैं, इट माइट नॉट बी एक्सेप्टेबल विद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, बिकॉज आप जानते हैं गवर्नमेंट विल भी ज़रूरी है। बट बहरहाल मेरा ख्याल है SIFC का इदारा भी मौजूद है, अगर वही इसको डील कर ले तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसे फौजी फाउंडेशन को दे दिया जाए। बहुत शुक्रिया सर आपका, वेरी प्रोफाउंड डिस्कशन एंड एनालिसिस विद यू। हो जो भी, आम आदमी ये चाहता है जनाब कि महंगाई से जितना हो सके वो बच सके, बिजली और गैस की कीमतों से बच सके। बाकी ये जो मईशत के कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज हैं ये आम आदमी की समझ में नहीं आते। हम एक ब्रेक लेते हैं, आपसे ब्रेक के बाद मिलेंगे। वेलकम बैक जनाब, आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। तो जनाब, आज दुनिया भर में बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बच्चे किसे पसंद नहीं होते अगर शरारती ना हो? वैसे कुछ लोगों को शरारती बच्चे भी बहुत पसंद होते हैं, लेकिन जहाँ पर इस आलमी दिन की बात आए तो बेसिकली ये सिम्बॉलिकल दिन इसलिए भी है कि हम ये देखें कि आइदर हमारे इर्द गिर्द, हमारे मुल्क में, हमारे शहरों में हमारे बच्चों को वो बुनियादी हकूक़ और वो चीज़ें मिल पा रही हैं जिनके वो हकदार हैं। और स्पेसिफ़िकली अगर पाकिस्तान पे नज़र दौड़ाई जाए तो अनफॉर्चुनेटली तालीम, सेहत, हिफाजत हर बच्चे का बुनियादी हक है। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो बच्चे हैं, अभी भी बड़ी तादाद में ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो इससे महरूम हैं। लाखों बच्चे बुनियादी ज़रूरियात से महरूम है, तालीम से महरूम है, यहाँ तक कि
उन्हें सेहत के हवाले से जो स्टैंडर्ड्स हैं वो उसको मीट नहीं कर पाते, बुनियादी सहूलियात उन्हें नहीं मिल पाती, बेसिक न्यूट्रिशन जो उनके लिए ज़रूरी है वो नहीं है, चाइल्ड लेबर का प्रॉब्लम है, चाइल्ड सेफ्टी का प्रॉब्लम है। और पाकिस्तान में कवानीन तो सारे मौजूद हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उन कवानीन पर अमल दरामद नहीं हो पाता और चाइल्ड लेबर, सड़कों पर हमें भीख मांगते हुए बच्चे बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं और माल न्यूट्रिशन का शिकार बच्चे बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। अगवा की वारदातों में भी इजाफा नज़र आता है, होमलेस बच्चे बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। इन तमाम तर चीज़ों से आज भी हम जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पाकिस्तान के जो बच्चे हैं उन्हें भी वो तमाम चीज़ें मिलें, वो तमाम हकूक़ मिले जिनके वो हकदार हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगी आज अफशा तहसीन बाजवा साहिबा और NCRC की फॉर्मर चेयरमैन रही हैं ये। इनसे हम जानेंगे कि आखिर कहाँ हमसे कोताही हो रही है अपने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने में। बहुत शुक्रिया अफशा साहिबा आपके वक्त का एंड वेलकम टू द शो। आज भी पाकिस्तान का हर बच्चा महफूज नहीं है, कानून मौजूद है लेकिन अमल दरामद पूरा नहीं हो पाता। बुनियादी वजह आपको कहाँ नज़र आती है? जी, सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर और तमाम दुनिया में हैप्पी यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे। आपकी मैं बातें सुन रही थी और बिल्कुल मेरे दिल के अंदर तीर की तरह जो है वो एक पियर्सिंग कर रही थी। बिल्कुल आपने बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान के अंदर बच्चों की जो सिचुएशन है उसको आपने डिपिक्शन की है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि देखिए, बच्चे जो होते हैं वो किसी भी कौम का एक फेस होते हैं। एक मशहूर है कि अगर किसी सोसाइटी का असल चेहरा, करैक्टर, मोराल उनको देखना है तो ये देखो वो सोसाइटी अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करती है। तो पाकिस्तान के अंदर आप सुबह घर से निकलते हैं, चाहे ऑफिस जा रहे हैं, चाहे कहीं पे भी जा रहे हैं, तो दाएं बाएं आपको बच्चे जो नजर आते हैं सड़कों पे, गलियों पे, वर्कशॉप्स में भीख मांगते हुए, तो आपको पूरी एक सिचुएशन समझ आ जाती है कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। और बहुत अरसे से हम पहले तो ये कह रहे हैं कि एक कसीर तादाद 28 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, 47% बच्चे स्टंटेड हैं। एक कसीर तादाद हमारे बच्चों की चाइल्ड लेबर का शुमार है, 3.3 मिलियन है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा होगी। हेल्थ के हवाले से मेल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान में और स्टंटिंग भी एक इसकी वजह से भी एक रीजन है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में 100 से ज्यादा बच्चों के कवानीन है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी कमजोर है कि जो इस तरह के नेगेटिव इंडिकेटर्स की सूरत में सामने आ रही है। तो मुझे ये लगता है कि सबसे ज्यादा तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल की जरूरत है और एक नेशनल लेवल पे पॉलिसी मेकर्स किस तरह से बच्चों के तादाद और उनकी आबादी का जो हिस्सा है, जो कि अफगानिस्तान के बाद यंगेस्ट कंट्री है पाकिस्तान, किस तरह से बच्चों को एक्सक्लूसिवली फोकस किया जा रहा है, उनकी चाहे सेहत है, प्रोटेक्शन है, तालीम है, और किस तरह से बच्चे एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट में ज़हनी तौर पे पॉजिटिव इमोशनली स्ट्रॉन्ग बच्चे इस मुल्क में परवरिश पा रहे हैं। दूसरा ये कि हमारे मुल्क में किस तरह से हमने बजटिंग मखसूस की है बच्चों के लिए, ताकि मुख्तलिफ अदारे जिनमें के बजट का भुगतान है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते जब तक ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, बजटिंग नहीं है, जब तक वो टेक्निकली उनके पास ये स्किल्स नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात मैं हमेशा समझती हूँ कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। आपने देखना है कि भाई क्या किस तरह से हमने अपने मुल्क में बच्चों के साथ काम करना है और तमाम जो स्टेक होल्डर हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो गवर्नमेंट के अदारे हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो बाकायदा ह्यूमन राइट्स जैसे डिपार्टमेंट्स हैं, जो सोशल प्रोटेक्शन जैसे डिपार्टमेंट्स हैं, फिर सबसे बढ़कर वालिदैन और जो हमारे बेसिकली जो जितने भी पेरेंट्स हैं, इन तमाम को जब तक हम मिल के लिंक करके इनके साथ इंगेज होके कौमी सतह पे एक प्रॉपर नेशनल प्लान ऑफ एक्शन और प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी के साथ हम काम नहीं करेंगे तो हम हर साल इस तरह के यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे पे इसी तरह के इंडिकेटर्स पेश कर रहे होंगे। और ये बच्चे हमारा आने वाला कल, हमारा सरमाया है और अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम इन बच्चों को बगैर किसी सरपरस्ती के, बगैर किसी उनको सपोर्ट के इस तरह हम बेआरो मददगार हम छोड़। अच्छा अफशा, एक अभी जिस तरह आप बात कर रही थी, अब हमारे पास महाज बहुत है लड़ने के लिए, तालीम भी है, सेहत भी है, सेफ्टी भी है, चाइल्ड अब्यूज़ भी है, चाइल्ड लेबर भी है, और इट रियली हर्ट्स मी व्हेनेवर आई सी इट कि अब तक हम पोलियो से जान नहीं छुड़ा पाए और हमारे केसेस में मुतवातर इजाफा होता है हर साल। और इस साल तो बहुत ज़्यादा बलूचिस्तान से केसेस सामने आए, पेशावर से सामने आए, और वजह सिर्फ इतनी है कि वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते। अब बच्चों की तालीम को तो छोड़ें, लेकिन ये जो माँ बाप की जहालत है जिसकी वजह से वो बच्चों को एक उम्र भर की माजूरी दे देते हैं,
उस जहालत के लिए हमें वालिदैन की तालीम पे भी बड़ा फोकस करना पड़ेगा, वरना तो तालीम तो दूर, हम तो अपने बच्चों को माजूरी से नहीं बचा पा रहे। देखिए, आप मेरा अगर 6, 7, 8 साल का सफर देखें तो किसी जमाने में मैं बच्चों को फोकस करती थी, बच्चे ये करते हैं, बच्चे वो करते हैं, लेकिन आज से कई साल पहले मुझे ये बड़ी स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हुई थी। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मैं कुछ प्रेजेंट करने जा रही थी कि हमारी तोपों का जो रुख है वो वालिदैन की तरफ होना है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पेरेंटिंग एक इग्नोर्ड एरिया है। हमारे यहाँ बच्चों को पैदा तो कर दिया जाता है, लेकिन ज्यादातर जो हमारी वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं, पुअर कम्युनिटीज हैं, पेरिफेरीज में जो गांव देहात है, वो समझते हैं जितने ज्यादा बच्चे पैदा करोगे उतने हमारे कमाने वाले हाथ हैं। वहां पे ये रियलाइजेशन ही नहीं है कि बच्चा एक जीता जागता इंसान है, उसकी जहनी जिस्मानी नशोनुमा, उसकी तालीम, जो कि हमारे मजहब ने भी कहा है, बच्चों को जन्नत की तितलियां कहा गया है, बड़ी मशहूर हदीस भी है। तो इस तमाम में वालिदैन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, और बल्कि वालिदैन जो मदर्स टू बी हैं, आप यहाँ भी रियलाइज करेंगे कि जो पढ़ी लिखी बच्चियां हैं जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ती हैं, वो भी जब वो माँ बनती है तो उनको वो सब बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, उनको लाइफ स्किल्स कैसे देनी है, उनकी डेवलपमेंट कैसे करनी है, उनको बिल्कुल किसी चीज का पता नहीं है। और मैं आपके ही टीवी की वसासत से ये कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ वालिदैन समझते हैं बच्चों को अच्छे कपड़े पहना दो, उनको चिप्स, जूस जैसे शुगरी ड्रिंक्स जैसे हार्मफुल चीजें दे दो, उनको आप खिलौने दे दो, तो ये उन्होंने अपना हक अदा कर दिया। जबकि बच्चों की जो तरबियत है, बच्चों की जो डेवलपमेंट है, बच्चों को एक अच्छा माहौल देना और बच्चों को सबसे ज्यादा उनकी परवरिश, तालीम, उनकी हिफाजत, ये सब यकीनी बनाना वालिदैन की जिम्मेदारी है। अगर वो बच्चों को दुनिया में लाने का बायस बने हैं, तो पेरेंटिंग को मुझे लगता है कि गवर्नमेंट सतह पे भी, डिपार्टमेंट्स में भी, हमारे जैसे मीडिया है और इन तमाम, बल्कि डॉक्टर्स के पास जब माएँ जाती हैं तो वहां से ही अमल शुरू हो जाना चाहिए। जब माँ बच्चे पैदा कर, बच्चे की पैदाइश से पहले जब माएँ जो हैं वो हॉस्पिटल से डॉक्टर्स के पास जाती हैं, तो उनकी ओरिएंटेशन वहीं से शुरू हो जानी चाहिए। दुनिया के मशहूर ममालिक देखें कि जब वो माँ बनने के प्रोसेस में होती हैं तो वो उन माओं के ऊपर फोकस करती हैं। माँ कितनी ज्यादा खुराक खाती है, क्या एक्टिविटीज करती है, जहनी तौर पे कितनी माँ पीसफुल है, माँ को ऐसी एनालिटिकल स्किल्स जैसी चीजों को एंगेज किया जाता है ताकि जो बच्चे हैं उनके ऊपर उसका अच्छा असर हो। लेकिन हम तो अपने बच्चों को पैदा होने के बाद, बड़ा होने के बाद भी आप देखें, वायलेंस है, ट्रैफिकिंग है, निगलेक्ट है, बेगरी है, डोमेस्टिक लेबर है, वर्कशॉप्स में काम कर रहे हैं, घरों से बाहर हैं, तालीम का हक नहीं है, अब्यूज हो रहे हैं। मतलब एक बड़ी तादाद ऐसी है जो कि आंखों को एक गिल्ट फील होता है हमें कि आखिर ये हम अपने इस कौमी सरमाए को किस तरह से हम ट्रीट कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे बचपन में जब आप अपनी कौम की मस्बत एक पॉजिटिव नेशन बिल्डिंग नहीं करेंगे तो बड़े होके तो आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक, वेरी नाइस। अफशा, ये बताइएगा कि अब चूंकि ग्लोबल एज है, बच्चे एक्सपोज्ड बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया नेटवर्क से, चैलेंजेस हमारे अपने पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा हैं। एक और इशू है, वो है मेंटल अब्यूज़ और बच्चों की मेंटल हेल्थ, जिस पे मुझे लगता है आज तक हमारा शायद उस तरीके से फोकस नहीं गया जिस पे जाना ज़रूरी है। आपको लगता है इट्स ऑल्सो अ वेरी क्रिटिकल चैलेंज फॉर पाकिस्तान? जी, ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया का चैलेंज है। अब तो यूनाइटेड नेशंस ने भी ये कह दिया है कि ये बच्चों के लिए ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह हैं आजकल की जो सोशल मीडिया गैजेट्स हैं और बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है। और जो बहुत एक्सपर्ट्स हैं वो हमेशा कहते हैं कि मेंटल हेल्थ आपके बच्चे की, आप उसके ग्रेड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा आप बच्चों की इमोशनल और मेंटल हेल्थ और वेलबींग पे आप फोकस करेंगे, उतना ज्यादा आप किसी भी अपने बच्चों की एक बहुत ही मस्बत तरीके से उनको सोसाइटी में मेन स्ट्रीम कर सकते हैं। और आजकल बहुत सारे चैलेंजेस हैं ग्लोबल, जो चैलेंजेस सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आप जो जिस तरह से साइबर सिक्योरिटी है, बच्चे कनेक्टेड हैं। अब बच्चे कोई साइलों में अपने घर में अकेले नहीं है, बल्कि वो एक मोबाइल टेक्नोलॉजी के थ्रू पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं। तो बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, उनको हम उनकी माइंड मेकिंग हम क्या कर रहे हैं, उनको हम किस तरह से तरबियत और तहजीब और एक मस्बत चीजें सिखा रहे हैं, ना कि अपना टाइम बहुत ज्यादा इस तरह की चीजों को में स्पेंड हो रहा है जो कि बच्चे की सोच, उसकी जहनी और मस्बत जहनी नशोनुमा के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो इसको देखने की जरूरत है। आजकल तो माएँ जब बच्चा पैदा होता है ना, 3 महीने का खाना नहीं खाते तो मोबाइल पकड़ा देते हैं। अगर आप देखेंगे तो ममता ने भी अब रिप्लेस कर लिया है इस तरह के गैजेट से।
तो जहनी बच्चा सोचता कैसे है, बच्चे के इश्यूज क्या हैं, बच्चे को प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कहीं हरास तो नहीं हो रहा है, अब्यूज तो नहीं हो रहा, परेशान तो नहीं है, बुली तो नहीं हो रहा, उस बच्चे के क्या मसाइल हैं। वालिदैन को बच्चों के साथ इंगेज करके रहना है, उनसे दोस्ती करके रहनी है, ताकि आपके बच्चे किसी और के हाथों जो है वो इस्तेमाल ना हो, बल्कि आपके बच्चों की आपके साथ इंगेजमेंट और बॉन्डिंग हो। और जो आज अपने बच्चों को आप प्यार, मोहब्बत, तरबियत, अच्छी चीज मुंतकिल करेंगे, बड़े होके वही आपको मल्टीप्लाई करके वापस लौटाएंगे। ये बड़ी खूबसूरत आपने बात की, और इसीलिए शायद मौला अली का भी कॉल है कि आप अपने बच्चों को उनके ज़माने के लिहाज से पालें, ना कि उस ज़माने के लिहाज से जिसमें आप पले बड़े हों। हमारे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है जनाब। अच्छा अफशा, ये बताइएगा, मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट की नहीं होती। 2 लॉज बनाए हैं, उस पर इम्प्लीमेंट करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन इंडिविजुअल सतह पर एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, सिविल सोसाइटी के तौर पर भी तो हमारी कुछ जिम्मेदारियां होनी चाहिए ना, जिसे हमें रियलाइज़ करना चाहिए। बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर हम किसी पब्लिक में गए हैं, अब तो थोड़ी सी अवेयरनेस आ गई है, लेकिन ये भी एक एटिकेट्स हैं और नापसंदीदा अमल है बाहर के ममालिक में कि आप किसी बच्चे को स्टेयर नहीं कर सकते, आप किसी बच्चे को प्यार से हाथ नहीं लगा सकते, और इस पे वालिदैन खासा बुरा मनाते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये सेंस में थोड़ी कमी है, आपको लगता है? थोड़ी कमी नहीं है, बहुत ज्यादा कमी है। मुझे याद है जब मैं यूएन के साथ काम चेयरपर्सन बनने से पहले, तो हम चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी पाकिस्तान के तमाम सूबों में फेडरल में इसका निफाज होना चाहिए, इस पे बहुत ज्यादा काम किया, अभी भी हो रहा है। तो स्कूल्स के अंदर तो सबसे पहले कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है ट्रेनिंग का जहाँ पे चाइल्ड राइट्स, चाइल्ड प्रोटेक्शन और हाउ टू डील विद चिल्ड्रन, टीचर्स को ट्रेनिंग इक्विप हो, यहाँ पे स्कूल्स के अंदर प्रॉपर साइको सोशल सपोर्ट मौजूद हो। तो ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हैं, चाहे हमारे साजा है, चाहे हमारी सोसाइटी है, सबसे पहले तो उनको ये सब समझने की जरूरत है, उनको ये रियलाइज करने की, इस पे उनकी अवेयरनेस होने की, उनकी इस चीज को इंटरनलाइज करने की, प्रॉपरली टूल्स के साथ इक्विप होने की, ताकि वो लोग अगर इस चीज को समझेंगे, रियलाइज करेंगे, उनकी बाकायदा वो इसमें ओरिएंटेशन और अवेयरनेस होगी, तभी वो अपने इर्द गिर्द जो बच्चे हैं उनको उस तरह से बच्चों को सपोर्ट और ट्रेन और उनकी तरबियत कर सकेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे स्टेक होल्डर्स में वालिदैन सबसे पहले हैं, फिर उसके बाद हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, और फिर तमाम सोसाइटी का ओनर सबसे ज्यादा है बच्चों के हवाले से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अफशा, ये बताइएगा कि आज भी जिस तरह एक ज़ैनब अलर्ट ऐप बनी और उसके बाद और भी कवानीन सख्त हुई चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से, ये बड़ा चैलेंज है वालिदैन के लिए स्क्रीन टाइम अपने बच्चों के लिए मखसूस करना, या फिर स्क्रीन टाइम बच्चों के लिए बताना कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है। हम अपने बच्चों को इससे कैसे बचा सकते हैं? बिकॉज इवेंचुअली अब जिस तरह स्मोक की वजह से स्कूल्स बंद थे, तो बच्चों ने स्क्रीन पे जाना ही जाना है, उसका कोई हल नहीं है हमारे पास। लेकिन कोई ना कोई तो ऐसे स्टैंडर्ड्स होंगे जो आपको लगता है कि स्कूल्स और टीचर्स और वालिदैन सबको देखने पड़ेंगे इस हवाले से। देखिए, आप जिस तरह की पेरेंटिंग पे अगर कोई भी जो एक्सपर्ट्स को सुने, तो वो सबसे पहले कहते हैं कि अपने बच्चों को डिसिप्लिन करना, उनको डांटना, मारना, वायलेंस करना तो बहुत नेगेटिव है, लेकिन डिसिप्लिन करना बहुत जरूरत है। बच्चों को ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरत है, बच्चों को इस चीज पे एक टाइम टेबल पे लेके आना कि किस वक्त क्या करना है, कब उठना है, कब मोबाइल का इस्तेमाल करना है। तो वालिदैन जो है वो डिक्टेट करके कभी भी बच्चों को ट्रेन नहीं कर सकते, उनको पहले वो खुद करना होगा। तो बच्चे जो वालिदैन करते हैं वो ऑब्जर्वेशन से ज्यादा सीखते हैं। तो बचपन से बच्चों को जब सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना है, क्या नहीं करना, उसको सिखा देंगे तो ये बिल्कुल बच्चे उस लाइन पे आ जाते हैं। और दूसरी बात, ये पूरी दुनिया में ऑनलाइन पे SOPs बन चुके हैं, तो पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉपर SOPs अब होने चाहिए, और चाहे स्कूल्स हैं चाहे घर है, बाकायदा डिसिप्लिनिंग में आना चाहिए कि कब तक मोबाइल, कितनी देर मोबाइल यूज होगा। और अब तो बड़ा ऐसे मैकेनिज्म्स हैं कि हम मॉनिटर कर सकते हैं अपने बच्चे की कि क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा। तो ये ऐसी चीजें हैं जब वालिदैन इस चीज को रियलाइज करें कि हमारे बच्चों को हमने किन चीजों से विजिलेंट पेरेंट्स के तौर पे किन चीजों से उसको हमने बचाना है, दूर करना है,
वालिदैन को पता ही ना हो और बच्चे ऑनलाइन साइबर सिक्योरिटी का शिकार हो जाएं। बच्चे मैक्सिमम टाइम जब एक जगह पे बैठे रहते हैं तो फिजिकली भी उनमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही है। फिजिकल हार्म भी है, फिजिकल हार्म भी है, मेंटल हार्म भी है। इसमें आपका इमोशनली भी बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उनकी एजुकेशन भी डिस्टर्ब होती है, अपने वालिदैन से उनका डीलिंग हो जाते हैं घरों के अंदर। बिल्कुल, आप वालिदैन बिल्कुल और सही बच्चों इशारा का- कर रही हैं। यहाँ तक कि जो डिले डेवलपमेंट है, डिले स्पीच है, वो भी इन तमाम चीज़ों के अंदर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका अफशा तहसीन बाजवा साहिबा। वक्त कम है लेकिन ये इशू बहुत बड़ा है, तो हमें अपने इंडिविजुअल लेवल पर इसे रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चों को आखिर ज़हनी नशोनुमा के लिए, जिस्मानी नशोनुमा के लिए और एक मुनफरिद शहरी बनने के लिए हमें क्या कुछ उनको प्रोवाइड करना चाहिए अपने रिसोर्सेज के अंदर जिसका वो हक रखते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर मैं आपके साथ शेयर कर दूं। हमारा मजहब इतना खूबसूरत है कि हर एक के हकूक मौजूद हैं, ख़वातीन के हैं, यहाँ तक कि बच्चों के भी हैं। और सबसे पहला जो चिल्ड्रन डे ऑफिशियली मनाया गया था वो टर्की में मनाया गया था और अतातुर्क जो वहाँ के हुक्मरान थे उन्होंने इसको बाकायदा तौर पे ऑफिशियली 1929 में भी डिक्लेयर किया। तहम वो दिन 23 नवंबर था जिसे बाद में यूनाइटेड नेशंस ने आज के दिन यानी कि 20 नवंबर कहा, लेकिन सबसे पहले एक इस्लामी रियासत ने इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया था। तो इसी के साथ एक ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। लाइन पे बहुत शुक्रिया अब्दुल मताल साहब आपके वक्त का। तो सबसे पहले तो वेलकम टू द शो। ये बताइएगा सिंगिंग में आपकी इंस्पिरेशन कौन है जिन्होंने आपको मोटिवेट किया सिंगिंग में आने के लिए? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो थैंक यू मुझे बुलाने का अपने शो में। और जहाँ तक म्यूज़िक का सवाल है, इनिशियली बचपन में तो मैं आतिफ असलम, जल, स्ट्रिंग्स, इन सब इन्फ्लुएंसेस को सुन के बड़ा हुआ। फिर उसके अलावा इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी बहुत सारे, इस तरह से एड शीरन वगैरह मुख्तलिफ तरीके के गाने सुनता था। तो बस उसके साथ साथ गिटार वगैरह प्ले करना शुरू किया और सीखते गए। यूट्यूब वॉज माई बेस्ट फ्रेंड इन दिस रिगार्ड। तो उससे सीखते सीखते बस अभी बना रहे हैं, अपना म्यूज़िक बना रहे हैं। इंशाल्लाह और भी आप आने वाले वक्तों में सुनेंगे। अच्छा, कंपोज भी खुद करते हैं, लिरिक्स भी खुद लिखते हैं? जी, मैं कंपोज खुद करता हूँ, लिरिक्स खुद लिखता हूँ। अपना एक स्टूडियो है, म्यूज़िक वगैरह सब कुछ हम अरेंज खुद ही करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं अभी आपकी वीडियोस देख रही थी तो आप चूँकि रहते मुजफ्फराबाद में है, सो ऑब्वियसली आपका नेचर से कनेक्शन मुझे कुछ ज़्यादा ही लगता है, बिकॉज आपकी हर वीडियो के अंदर जितने क्लिप्स मैंने देखे बहुत ही खूबसूरत मनाजर आपने उसमें कैप्चर किए हुए हैं। सो नेचर इज़ द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड योर सिंगिंग ऑल्सो, या फिर इस तरह का कोई मोटिव है कि आपने कश्मीर की खूबसूरती भी दिखानी है अपनी वीडियोज़ के अंदर? जी, नेचर का ज़ाहिर है आपके आर्ट पे तो थोड़ा सा अफेक्ट होता ही है, बट ऑब्वियसली एक आज़ाद कश्मीर काफ़ी अरसा टूरिज़्म वगैरह यहाँ पे थोड़ा बंद भी रहा है, तो उसको प्रमोट करने का भी एक तरीका है कि हम अपनी जगहों को दिखा सकें और लोग यहाँ पे आएँ और यहाँ की ब्यूटी वगैरह एंजॉय करें, यहाँ पे घूमें। बिल्कुल सही। सो अभी क्या कुछ प्रोजेक्ट्स आपके पाइपलाइन के अंदर हैं, क्या कुछ आपका फ्यूचर में आने वाला है? वैसे तो एक टाइम होता था ना जब सिंगर्स अपनी एल्बम्स पे काम कर रहे होते थे और पहला सवाल ही यही होता था, जनाब आपकी एल्बम कब आ रही है? बट जब चूंकि सिंगल्स का दौर है, सो अब क्या आपके प्रोजेक्ट्स में शामिल है? अभी आने वाले वक्तों में काफ़ी सारे 2025 में तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं पाइपलाइन में। ज़्यादा मेरा फोकस जो है वो रोमांटिक और पॉप म्यूज़िक पे ही है, बट मैं थोड़ा सा इस चीज़ पे भी फोकस कर रहा हूँ कि एथनिक कश्मीरी लैंग्वेज में भी कुछ गाने आए अगले अरसे में। तो इंशाल्लाह देखें, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। ये तो बड़ी अच्छी आपने चीज़ बताई कि आप कश्मीरी ज़बान के अंदर लाना चाहते हैं। सो आपने जिक्र कर दिया, तो अगर कुछ ऐसा आप सुनाना चाहें जो कश्मीरी ज़बान में हो तो बहुत ही अच्छा होगा। कश्मीरी में अभी तो उस तरह इतना रेडी नहीं है, इंशाल्लाह जब हो तो। अलबत्ता ये है कि मैं जो सॉन्ग्स रिलीज कर चुका हूँ उनमें से एक अपबीट और एक रिफ्रेशिंग सा गाना आपको सुनाएंगे अभी। चलें, अभी वो सुना दें। लेकिन वैसे आपको कश्मीरी ज़बान आती है ना? जी आती है। तो फिर तो आपके लिए किसी भी गाने को ट्रांसलेट करना आसान होगा। चलें, आपके जो दिल चाहे वो सुना दें। इस गाने का नाम
बताओ ना है, और ये इस साल के शुरू में मैंने रिलीज किया था। सो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। खो भी जाऊं तो रास्ता मिले, मैं खो भी जाऊं तो दुनिया करे, मैं खो भी जाऊं तो रास्ता मिले, मैं मर भी जाऊं तो ये दुआ रहे। कह दूं तुमसे यादों का, कह दूं तुमसे यादों का, जो कहना है मुझे मिल के बताओ ना, लफ्जों में जो कहना है मुझे मिल के बताओ ना, तुम्हारा हूँ मैं, तुम्हारा हूँ ना, दिल से दिल को मिलाओ ना, लफ्जों में जो कहना है मुझे मिल के बताओ ना। मैं खो भी जाऊं तो आसरा रहे, इन यादों में बस तेरी तुम सदा रहे, मैं खो भी जाऊं तो आसरा रहे, इन यादों में बस तेरी तुम सदा रहे। कह दूं तुमसे बातों का, कह दूं तुमसे ख्वाबों का, तो जो कहना है मुझे मिल के बताओ ना, लफ्जों में जो कहना है मुझे मिल के बताओ ना, तुम्हारा हूँ मैं, तुम्हारा हूँ ना, दिल से दिल को मिलाओ ना, लफ्जों में जो कहना है मुझे मिल के बताओ ना। बहुत ही Thank you. खूबसूरत अब्दुल मताल, बहुत ही अच्छी आवाज़ है आपकी। अच्छा एक चीज़ बताइए, कौन सा सिंगर बहुत ज़्यादा पसंद है आपको पाकिस्तान में से, या जैसे आप आइडलाइज करते हो? पाकिस्तान में वन एंड ओनली आतिफ असलम ही है मेरे ख्याल से, हमारी सारी जनरेशन का जिन्होंने सीन चेंज किया है। तो सबसे ज़्यादा तो उन्हीं को मैं सुनता था। उसके अलावा अली ज़फ़र वाज वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स भी। आसिम अज़हर आजकल के टाइम पे। हाँ, आजकल के टाइम पे आपने आतिफ को पुराने टाइमों में पहुंचा दिया। बस वो थोड़ा सा अब के टाइम में ज़रा ये है कि आसिम अज़हर वगैरह को मैं ज़्यादा सुनता हूँ, थोड़े से प्रोमिनेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट एक म्यूज़िक का वेव आया हुआ है। अच्छा, आपने बाकायदा सिंगिंग सीखी है? क्लासिकल भी गाते हैं? मैंने इनिशियली जब शुरू किया था तब तो सब कुछ खुद ही, गिटार बजाना सब कुछ खुद ही सीख के। अलबत्ता बाद में मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो उस अरसे में मैंने इस्लामाबाद में होते हुए मैंने एक उस्ताद जी के पास जाके कुछ बेसिक सीखे थे, तो वो मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस था। बाकी स्टूडियोज़ वगैरह में जाके पीपल वर काइंड इनफ टू गिव मी गुड एडवाइसेस, तो वो सब मैंने इनकॉर्पोरेट कर लिया अपने काम में। बहुत ही अच्छा जनाब। अच्छा, अब आपने जो कि आसिम अज़हर और आतिफ का नाम लिया है, तो इनके सिंगिंग कलेक्शन में से अगर कोई बहुत ही आपको पसंद हो तो आप सुनाना चाहें? जी, मैं आतिफ असलम का आपको कुछ सुनाता हूँ।
जीने में, जिंदगी से कोई शिकवा नहीं है। अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में। चाहत ऐसी है ये तेरी बढ़ती जाए, आहट ऐसी है ये तेरी मुझको सताए, यादें गहरी हैं इतनी दिल डूब जाए, और आंखों में ये गम नम बन जाए। अब तो आदत सी है मुझको। वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत अब्दुल मताल। वैसे ये बताइए कि मौसम कैसा है इस वक्त मुजफ्फराबाद का, बिकॉज आपने जैकेट्स पहनी हुई हैं, इट सीम्स कि बहुत ठंड है वहाँ पे। जी यहाँ पे तो काफी ठंड है, पहाड़ों पे इर्द गिर्द तो बर्फ भी पड़ गई है, तो उस हिसाब से काफी। अच्छा, आजकल एक और बहुत ज़्यादा दौर चल रहा है OSTs का, सो डू यू हैव एनी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स इट? सोचा है कि किसी OST को गाना है या गा चुके हों आप? मैंने स्क्रैचेस गाए हैं 3-4 इनिशियली कुछ OSTs के लिए, बट ज़्यादा मैंने गिटार्स वगैरह बजाए थे 3-4 इस तरीके के प्रोजेक्ट्स के लिए। अलबत्ता अभी तक यह है कि फ्रंट पे अभी तक मौका नहीं मिला, अलबत्ता इंशाल्लाह ट्राई अच्छा, करें। एक चीज़ बताइएगा, बिकॉज आप स्ट्रगल भी कर रहे हैं, यू आर एन अपकमिंग सिंगर, सो अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से नए सिंगर्स को कितना कंपटीशन का सामना करना पड़ता है? बिकॉज सोशल मीडिया का दौर है, टिकटॉक का दौर है, एवरीबडी थिंक्स ही और शी इज़ अ स्टार, तो कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, या फिर क्या होना चाहिए आपकी नज़र में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर प्रमोट हो ये नई सिंगिंग? हमारे यहाँ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा ये इशू तो है, मतलब एक प्रॉपरली इंडस्ट्री वाला एक सेटअप नहीं है, थोड़ा एक म्यूजिक सीन का सिलसिला है। प्लेटफॉर्म्स हैं कुछ ब्रांड्स के पास, वो थोड़ा सा आपको प्रमोट कर सकते हैं। अलबत्ता एक चीज़ अच्छी भी है इस दौर की कि म्यूज़िक बनाना बहुत आसान हो गया। नाउ एवरीबडी कैन मेक म्यूज़िक, अपना एक स्टूडियो सेटअप लगा के और वो स्टार्ट कर सकते हैं। पहले आपको रिकॉर्ड लेबल्स के पास जाना पड़ता था और थोड़ा बहुत और भी मुश्किलात थी, तो म्यूज़िक बनाना आसान हो गया। आपके पास बहाने कम है कि ये है कि मैं म्यूज़िक नहीं कर पा रहा। म्यूज़िक आप कर सकते हैं, हाँ, बट इन ऑर्डर टू प्रमोट योर वर्क यू नीड अ ब्रांड। और बहुत जल्दी फीडबैक भी मिल जाता है, बिकॉज वंस यू अपलोड योर सॉन्ग तो अच्छे बुरे कमेंट्स फ़ौरन आ जाते हैं ना, ये भी पता चल जाता है कि लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आप भी ऑटो ट्यूनर का इस्तेमाल करते हैं? बिकॉज एक रीसेंट कंट्रोवर्सी भी चली थी ऑटो ट्यूनर के लिहाज से कि कोई भी सिंगर बन सकता है अपनी आवाज़ को ट्यून करके। इज दैट सो इजी? ऑटो ट्यूनर ऑलमोस्ट आजकल के मॉडर्न गानों में ऑलमोस्ट हर गाने में यूज होता है, नो मैटर क्या कैपेबिलिटी है, कितनी प्रैक्टिस में है सिंगर आपका। अलबत्ता ऑटो ट्यूनर थोड़ा बहुत एक मिर्च मसाले वाली चीज है गानों के लिए, थोड़ा बहुत हर गाने में यूज होता है। ये नहीं है कि आप किसी नॉन सिंगर को ऑटो ट्यून से सिंगर नहीं बना सकते टोटली। यानी कुछ ना कुछ गुण होने चाहिए, तभी उस गुण में आप थोड़ा सा मीठा डालेंगे तो वो और मीठा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल मताल, मुजफ्फराबाद की वादियों से जनाब हमारे साथ मौजूद थे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स। और ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हमारे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं जो अब सोशल मीडिया के जरिए अपने सिंगिंग स्किल्स को दिखा भी रहे हैं और लोगों ने पसंद भी कर रहे हैं। ये एक फ़ायदा है सोशल मीडिया का। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं।